बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम। आज हमारी एडमन लॉ की क्लास है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट्स किसी बंदे को दिए हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या फॉरम है हमारे पास। ये आज का हमारा टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सोसाइटी में कैसे हम ये सारे का सारा मामला टेकअप करते हैं, इसको देखा जाएगा और उसके बाद जनाब इसके ऊपर सारी हमारी डिस्कशन होगी। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इनका मतलब है, कैसे ग्रांट किए जाते हैं। ए राइट ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से जो राइट किसी बंदे को मिलेंगे वो उसके फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कौन सा है? पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्प्लीमेंट हुआ तो इसके तहत जो लॉ के तहत जो हमें राइट्स मिले हैं वो सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। राइट टू लिव, राइट टू ट्रेड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्टे, राइट टू मैरिज, ये सारे के सारे आज हमने देखने हैं कि इनकी सूरत हाल क्या है और इनके ऊपर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है, कैसे इसकी सारी सूरत हाल है, कौन इन्हें प्रोटेक्ट करता है। आगे बात को बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज नेशनैलिटी और सिटीजनशिप? According to the Black's Law Dictionary, 8th edition, it is the relationship between citizen and nation. And the nation itself customarily involving allegiance by the citizen and the protection by the state. Membership in a state. Nationality is important as it relates to the diplomatic protection abroad, immigration, deportation and the negotiation of the treaties. क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि आप जब भी दो मुल्कों के दरमियान कोई मामलात होंगे, दो मुल्कों के दरमियान कोई सूरत हाल होगी, दो मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन के कोई रूल्स होंगे, दो मुल्कों के दरमियान कोई और मामलात होंगे, तो इन सारे मामलात को डील करने के लिए हमें नेशनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेशनैलिटी जो है वो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए सिटीजनशिप हमारी ज़रूरी है। एक बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ तो हम कहेंगे ही इज़ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अभी हम इसमें बाद में देखते हैं कि इसको सिटीजनशिप गेन करने के क्या तरीके हैं। स्टेट ओन करे कि वो मेरा सिटीजन है, मेरा शहरी है, और शहरी ओन करे ये मेरी स्टेट है। दोनों का एक दूसरे को ओन करना ज़रूरी है। इस मेंबरशिप के लिए जो उसको राइट मिलेंगे वो सारे के सारे राइट। तमाम लोग अपना माइक बंद करने, वरना मैं उनको यहाँ क्लास से निकाल दूंगा। अच्छा जी, तो क्लियर हुआ कि जनाब रेजिडेंस या सिटीजनशिप फाइल करने के क्या तरीके हैं। नंबर 1, बाय बर्थ बिफोर 14 अगस्त 1947। कोई बंदा इंडिया से था तो वो यहाँ माइग्रेट होके आ गया और उसके बाद जनाब कोई बंदा पाकिस्तान में 14 अगस्त से पहले पैदा हुआ, इसी एरिए में था। उसके बाद या वो नंबर 2, बाय बर्थ उसको ये डोमिसाइल इस मुल्क का हासिल है, या उसकी इंडिया में बर्थ है और पाकिस्तान में वो माइग्रेट होके आ गया, या नेचुरलाइजेशन के नतीजे में उसकी बाइफर्केशन होगी कि यह हिस्सा इंडिया का है और ये हिस्सा पाकिस्तान का है। तो जो पाकिस्तान के हिस्से के लोग होंगे वो यहाँ पर सिटीजन कहलाएंगे, उनको हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। बाय इमिग्रेशन टू पाकिस्तान, कोई बंदा 13 अप्रैल 1951 से पहले
अगर कोई आ गया माइग्रेट होके तो हम उसको भी यहाँ पर कहते हैं जी कि वो हमारे लिए एक रेजिडेंट है और वो सिटीजन एक्ट के तहत सिटीजनशिप उसको हासिल है। इसी तरह अगर कोई बंदा बैरून मुल्क शादी करता है और वो खातून पाकिस्तान आ जाती है या वो बंदा पाकिस्तान आ जाता है, इन इधर केस इन इधर जेंडर, तो उस सिलसिले में भी जब वो पाकिस्तान आएगा तो हम उसे कहेंगे उसे सिटीजनशिप के राइट्स यहाँ मिलेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे अलाउ करती है। जैसे कि अफगानी जो थे वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पर उनके बच्चे पैदा हुए, तो अब उनको यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल है, लेकिन वो अपने आप को कहते अफगानी ही हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको इस लॉ के तहत सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको यहाँ पर जनाब ये सूरत हाल क्रिएट करते हुए बाद में फैसला कोई किया कि इनको सिटीजनशिप यहाँ दी जाए या ना दी जाए। तो सारी सूरतों में हमें ये देखना है कि जो 1947 से पहले 13 अगस्त 1947 से पहले यहाँ मौजूद थे और वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे, या वो इंडिया में पैदा हुए और पाकिस्तान में आ गए, या वो नेचुरलाइजेशन के ज़रिए वहाँ से पाकिस्तान इंडियन थे और बाद में ब्रिटिश से पाकिस्तान आ गए, या फिर कोई और सूरत हाल हुई, तो इन सब केसेस में हम देखते हैं कि ये हमारे लिए सिटीजनशिप के राइट्स अवेल कर सकते हैं। सिटीजनशिप के राइट का मतलब रहाइश नहीं है, सिटीजनशिप के राइट्स का मतलब है उसके यहाँ पर इन मेथड से कोई सिटीजनशिप गेन करना। आगे बात को बढ़ाते हैं। नंबर 5, बाय बर्थ इन पाकिस्तान, 13 अप्रैल के बाद कामन के बाद पाकिस्तान में पैदा हुआ, या बाय डिसेंट इफ बॉर्न लेटर, जब वो बैरून मुल्क था लेकिन उसका बाप पाकिस्तानी शहरी था तो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ गया बैरून मुल्क से, तो ये उसका बच्चा भी यहाँ पर सिटीजनशिप या बच्ची भी गेन कर सकेगी। उसके बाद जनाब क्या सूरत हाल है नेक्स्ट हमारी, ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके तहत आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और नंबर 7, बाय इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया बिटवीन 57 से पहले पहले जब तक ये सिटीजनशिप एक्ट मौजूद नहीं था तो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को भी यही नहीं पता था कि वापस जाना है या वापस आना, क्या करना क्या नहीं करना। लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाया करते थे, बॉर्डर से आ जाया करते थे, इस तरह की कैफियत थी। कुछ अपने घरों को चले जाते थे, कुछ आ जाते थे। तो लोग, लेकिन उसके बाद जब ये बॉर्डर शिप सील हुई है तो उसके बाद जनाब ये इस लॉ के इन्फोर्समेंट के नतीजे में फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगी कि ये इंडियन ये पाकिस्तानी। अच्छा जी, ये इसकी मंजूरी किसने देनी है? इसकी मंजूरी जैसा कि पहले मैं बता भी चुका हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट देती है, ये फेडरल लॉ है, फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी देनी है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग 1947 के बाद पाकिस्तान आए थे, तो उन लोगों को भी ये सिटीजनशिप यहाँ पर लेनी पड़ी बहालियात के महकमे के तहत। उनको कुछ ज़मीनें अलाट हुई वगैरह, यूनिट अलाट हुए। अच्छा जी, इसके बाद है बाय इमिग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 रिटर्निंग टू पाकिस्तान अंडर परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। तो यहाँ पर आके इनको रीसेटलमेंट का परमिट जो था वो मिल गया। By a registration of a person whose father or father's father was born in India and was resident outside Pakistan before, तो वो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि उसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ से लेने की जरूरत है। सिटीजन होगा स्टेट का, स्टेट ओन करेगी सिटीजन को। जो अब ये 3 बातें यहाँ क्लियर करनी जरूरी है। नंबर 1, स्टेट वो मुल्क जिसकी एक बाउंड्री है। नंबर 2, उसका रिहायशी जो है सिटीजन कहलाता है। और जो डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ होता है कि जनाब ये सिटीजन था यहाँ, ये सिटीजन है, उस डॉक्यूमेंट को हम अपने लिए कहते हैं डोमिसाइल। तो डोमिसाइल का मतलब है कि आप यहाँ पर रहायशी हैं, आप यहाँ के सिटीजन हैं, आप यहाँ के शहरी हैं, स्टेट आपको ओन करती है। आप लोगों ने भी डोमिसाइल बनवाए होंगे या बनवा लें, ये इस बात का प्रूफ होगा। जो इलाके सिंध से हैं उनको सिंध का डोमिसाइल मिलता है, जो इलाके सरहद से हैं उनको सरहद से डोमिसाइल मिलता है कि खबर के तरीके से, जो लोग बलूचिस्तान से हैं उनको बलूचिस्तान का डोमिसाइल मिलता है वहाँ से। तो ये डोमिसाइल जो है ये सारे का सारा एक डॉक्यूमेंट है। 3 चीजें हैं, स्टेट, स्टेट ओन करेगी सिटीजन को, सिटीजन को ओन का सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो डोमिसाइल कहलाएगा कि ये इस बंदे का रेजिडेंस परमिट स्टे है, ये यहाँ का रहायशी है। और इसको हम कह सकते हैं जिस बंदे के पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं होगा
और हर बंदे को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फिर लेकर घूमने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट उसको एक आईडी कार्ड, जिसे हम CNIC कहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जारी कर देती है। वो प्रूफ है कि जनाब ये बंदा रेजिडेंट है पाकिस्तान के अंदर। मैं फिर बता दूं, रेजिडेंट से पहले स्टेट होगी, स्टेट के बाद सिटीजन होगा, सिटीजन के बाद डोमिसाइल और नेशनल आईडी कार्ड होगी कंप्यूटराइज CNIC। बाय नेचुरलाइजेशन अंडर दी नेचुरलाइजेशन एक्ट 1926 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एज पाकिस्तान, कुछ लोग उस वक्त माइग्रेट कर गए थे UK को, वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो फिर पाकिस्तान आए डायरेक्ट, उन्होंने कहा जी हमने इंडिया नहीं जाना। तो ये सारे कुछ इसको अब जब हम फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं, तो फंडामेंटल राइट आज हम पहला देख रहे हैं, राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो हर पाकिस्तानी, दोबारा पीछे चलते हैं, हर पाकिस्तानी क्या ये फंडामेंटल राइट है कि स्टेट उसकी नेशनलिटी को ओन करे और ओन करने के बाद उसे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट जारी करे, स्टेट उसको सर्टिफिकेट जारी करे सिटीजनशिप का। तो उसमें से पहला पोर्शन है कि कितने मेथड हैं सिटीजनशिप हासिल करने के। अब हमने देखा कि देयर आर 10 डिफरेंट मेथड, 10 है मेथड जिसके तहत कोई शहरी पाकिस्तान का, जिसके तहत कोई बंदा पाकिस्तान का शहरी बन सकता है। ये हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है और पाकिस्तान का शहरी है, तो इस तरीके से हम उसको पाकिस्तान के शहरी बना सकते हैं। और वो खुद भी एप्लीकेशन देगा, तो स्टेट के अंदर रहते हुए आपका राइट है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन कहलाएं। आपका राइट कब अप्रूव होगा? इन 10 मेथड के तहत आपको राइट मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आप पाकिस्तान के शहरी हैं। और फंडामेंटल राइट्स के तहत जैसा कि आप सब लोग और मैं भी पाकिस्तान की हदूद में पैदा हुए हैं, तो हमारे वालिदैन ने हमारा फॉर्म बी के तहत इंदराज करवाया, और उसके बाद जनाब फिर जब 18 साल के हुए तो ID कार्ड बनवा दिए। इन ID कार्ड्स के बनने की वजह से हमारे पास प्रूफ हुआ, 18 साल पे हमें डोमिसाइल भी मिला, जो उस बात का प्रूफ है कि हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं। पाकिस्तान का सिटीजन बनने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे, अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान के बाहर से आप गए हैं, फर्ज कि आप दुबई या अमेरिका गए हैं, वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाता है, तो आपकी सिटीजनशिप देखी जाएगी कि आपकी सिटीजनशिप किस मुल्क की है। आपको उस मुल्क में डिपोर्ट करेंगे कि चल भी वापस वहाँ चला जाए। और अगर आप फर्ज किया खुदा न खास्ता किसी मामले के कोई पाकिस्तानी अरेस्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पर ये देखा जाता है जी कि इसमें जो अरेस्ट हुआ है इसको इम्यूनिटी जो राइट्स आपने देने हैं, तो सिटीजन के तहत जो उसको राइट मिलेंगे, वो राइट सारे के सारे उसको उसी वक्त मिलेंगे जब वो पाकिस्तान का सिटीजन है। कई अफगानियों ने भी यहाँ से पासपोर्ट बनवा लिए हुए हैं, और वो अफगानिस्तान भी चाहते हैं उसी पासपोर्ट पे हैं वो अफगानी। तो इसमें फिर गवर्नमेंट ने भी सॉर्ट आउट करके बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाला। तो बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। जाहिर है कि सबसे पहले ह्यूमन चार्टर जो है, जिसको दुनिया में एक बेस की हैसियत हासिल है, वो था लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट हज्जतुल विदा। हज्जतुल विदा जो है वो आखिरी खुतबा वो कहलाता है लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये एक इंसान के राइट्स हैं, एक इंसान को ये हक हासिल है। और उसके बाद फिर जो है मुख्तलिफ स्टेट्स ने इसको अपने अपने अंदाज में ह्यूमन राइट्स के तौर पे शामिल कर लिया है। सबसे पहले 1779 में जब USA की वॉर हुई, तो जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं उनकी, फिर स्टेट डिक्लेयर हुई, तो 1779 में उसने अपने को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। काम शुरू करते हैं, आगे बात से बढ़ाते हैं। ह्यूमन राइट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 and the Declaration of Human Rights 1789 of the French Revolution। तो ये दो देश है कि इनमें जो रहने वाले लोग हैं उनको कुछ बुनियादी हकूक दिए जाएं। अमेरिका में तो स्टिल वो राइट्स ब्लैक्स को नहीं मिल सके। आपने देखा है रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड का जो है वाक़या हुआ, उसमें वो ह्यूमन राइट्स क्लेम तो करते हैं, लेकिन एक पुलिस ने रैशिज्म का मुजाहरा करते हुए पुलिस ऑफिसर ने उसको जो है एक ब्लैक सिटीजन निगरो को
तो उसने वो पुट डाउन किया, अरेस्ट किया और उसकी गर्दन पे फिर घुटना रखा और फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी। उसने कहा पुलिस ऑफिसर आई कांट ब्रीथ। वो फिर सारी वीडियो मार्केट में आई, वायरल हुई और पूरी अमेरिका में उसका स्टिल जो है वो एहतजाज जारी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं किसी भी इदारे के या किसी भी मुल्क की तरफ से अपने सिटीजन को, उनकी डिटेल, उनकी एवोल्यूशन यहाँ से है। इन्होंने भी कम बेश उन्हीं रूल्स को ट्रांसलेट किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था अपनी तरफ से खुतबा लास्ट में। हम तो उसी को समझते हैं और वो यूएन चार्टर का आज हिस्सा है। ये आगे मैं इसी पे बात करने लगा हूँ। The United Nations lists 19 major conventions of human rights and over 20 declarations. Other have been adopted by the United Nations specialized agencies. अब इसमें बकायदा उन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स के नाम से, यूएन ह्यूमन राइट्स यूएनएचआर के नाम से बकायदा एक एजेंसी बनाई हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कि जिस जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IOK, और उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग इन विद मुस्लिम्स इन डिफरेंट एरियाज एंड व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन बाय द Jews with India with Muslims, वो इनको नजर नहीं आता, वो इनको नजर नहीं आता और इसके ऊपर लिहाजा क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएन को इतनी हमारे नज़दीक नहीं मुस्लिम के, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुसलमान ही घुस रहे हैं। और उसके बाद व्हाट हैपेंड इन म्यांमार, ये जो रंगून वगैरह में उन्होंने लोगों को मारा पीटा, वो सारा कुछ आपके सामने लास्ट ईयर, दो कपल ऑफ ईयर से पहले सारी डिटेल मौजूद है। कितने रंगून मुसलमान डेड हो गए, उनकी डेथ हो गई, उनकी फौज ने अट्रॉसिटीज की। वो जो भिक्षुस थे उन्होंने सू कार्ड जो वो कहते हैं वी आर इनोसेंट पीपल और दे ऑलवेज फेच ए क्लॉथ ऑफ गाउन्स अक्रॉस देयर माउथ। तो वन ऑफ द भिक्षुस आई आस्क्ड कि ये मुंह पे कपड़ा क्यों बांधते हैं? उसने कहा हम खुदा से बड़े डरते हैं कि कहीं को कीड़ा पतंगा सांस के जरिए हमारे अंदर न चल जाए और उसकी मौत न वाक़या हो जाए। लेकिन दिस इज ऑल वेल व्हाट दे प्रिटेंड। लेकिन एक्चुअली जिस तरह उन्होंने लोगों को, औरतों को और बच्चों को और मारा और मुसलमानों को ज़िबा किया, वो atrocities are on the face of United Nations a black clink। तो यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को 1948 की असेंबली में ऑप्ट किया ताकि वर्ल्ड वाइड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी अमेरिकन जो है वो, या जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो वायलेशन कभी ईरान में बताता है वहाँ हो रही है, कभी बताता है जनाब वहाँ हो रही है, कभी इधर बताता है, कभी पाकिस्तान में बताता है। कुछ यहाँ पर वो आए मुशर्रफ के दौर में जर्नलिस्ट, उन्होंने अफगानी कबीलों को कुछ पैसे दिए स्वात वगैरह में और उसके बाद उनसे डॉलर्स देकर वो फिल्म बनाई और उसके बाद जनाब फिल्में बना के साबित किया कि पाकिस्तान में औरतों को कोई हासिल नहीं। ये वो इसी तरह जितनी भी हमारी NGOs हैं, गवर्नमेंट उनको सर्च आउट नहीं कर रही। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको सर्च आउट करें तो वो सारी की सारी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इनमें जसूस भी बहुत ज़्यादा, स्पाइस भी हैं। जैसा कि आप शर्मीन चनाई को भी जानते हैं, एक फिल्म आर्टिस्ट है, बड़े अवार्ड मिले हैं उसे वहाँ पर USA में। लेकिन ये कि उसने पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बनाई हैं, कुछ बच्चियों के मुंह पे तेजाब फेंका गया था तो एसिड के ऊपर उन्होंने बनाई, लेकिन इन बच्चियों को 1 रुपया भी उसने नहीं दिया और अपने मुल्क का जो चेहरा था बुरे वाला वो उसने बनाया। लेकिन पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं, वी आर ऑल वेरी लविंग पीपल रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। जो लोग रमज़ान में लोगों के घरों तक राशन पहुँचाते हों वो इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। हो सकता है देयर आर सम बीस्ट इन दी कंट्री, हम ये नहीं कह रहे, कुछ बीस्ट हैं, उनको ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को टेकअप करने की ज़रूरत है। देर स्टिल एट लार्ज आज़ाद हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले, उनको पकड़े, उनको सजाएं दे। लेकिन इसके बारे में रिसेंटली जो था वो वर्जीनिया न्यूज़ ने कुछ पाकिस्तानी कोर्ट्स के बारे में सख्त कमेंट्स भी दिए कि ये इंसाफ नहीं करती, ये हैं, ये वो हैं। लेकिन बहरहाल अब हम इस पे देखते जो हैं वो ये है कि ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन पहले 1776 से थी, फिर उसके बाद 1779 से 89 से थी। CR ने अगर ज्वाइन कर लिया या GR ने ज्वाइन कर लिया तो वो बाकी क्लास के बच्चों को फौरी तौर पे बताएं क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि उन्हीं की अटेंडेंस होगी जो क्लास में मौजूद है। ये व्हाट्सएप पे अपना रोल नंबर भेजेंगे फौरी तौर पे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
बात को आगे बढ़ाते हैं। डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवॉयबल। अब अब जो डिग्निटी ऑफ मैन है उसके बारे में हम कहते हैं जी कि इंसान की जो हैसियत है वो इनवॉयबल है, उसकी कोई भी नहीं है और कीमत। उसको हर सूरत प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। द मोस्ट सीक्रेट थिंग इज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग सड़क पे चलते हुए अपने घर वालों को या अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वायलेशन ह्यूमन राइट्स की करते हैं। इस तरह आप किसी की डिग्निटी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है अभी ये सारा मामला, तो हम ये कह सकते हैं जी कि इसमें हम आर्टिकल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कि वहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 को देखते हैं, पहले आर्टिकल 14 को देखते हैं। पहले आर्टिकल 14 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शरिया इट इज द स्टेट ड्यूटी टू एनहांस ह्यूमन डिग्निटी एंड एलिवेट कंडीशंस। अब इंसान की जो इज्जत नफ्स है उसको बढ़ाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक बंदा जाता है पुलिस स्टेशन और उसका कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो फर्स्ट अपीयरेंस एजेंसी जिसे आप डील करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या करते हैं वहाँ पर वो सारा कुछ आपको पता है। वो सारा कुछ थाने कचहरी में क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने मॉडल कोर्ट्स बनाए। पुलिस में चूंकि वो जो प्रमोटी सेक्शन है वो बहुत आ रहा है, रैंकर बहुत आ रहे हैं। अब तो सीएसपी और रैंकर दोनों ही एक काम कर रहे हैं। तो इसमें जो सारी सूरत हाल है कि पुलिस ऑफिसर जितना पढ़ा लिखा होगा, सीपीओ सिटी पुलिस ऑफिसर जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी ही वो ह्यूमन राइट्स की डिग्निटी करेगा। चंद दिन पहले यहाँ पर, चंद महीने पहले, बल्कि एक महीना पहले कुछ वाक्य हुआ ह्यूमन चाइल्ड अब्यूज का इधर हमारे लोकल सिटी में फैसलाबाद में। तो सीपीओ ने वो फौरी तौर पे ट्रेस किए और पुलिस ने उन लोगों को जो था वो एप्रीहेंड किया। इसी तरह जो वारदात होती है स्टेट का फर्ज है इंश्योर करें। लेकिन इसमें इंसान की जो इज्जत नफ्स है वो इम्पोर्टेंट है। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इज इनवॉयबल। सबसे पहले आपने इसकी तरफ तवज्जो देनी। कानून जो है वो इंसान की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर मैं एक बच्चे से कहता हूँ कि आप ये बात बताएं तो वो उसको ये बतानी पड़ेगी। अगर मैं एक स्टूडेंट से कहता हूँ ये सारा मामला इस तरह देखें तो मुझे उसको हम को करने से पहले या कहने से पहले उसकी इज्जत नफ्स को देखना पड़ेगा, क्या ये इसके करने का काम है या नहीं। आप देखते हैं अक्सर कुछ अफसर जो है वो अपने मतहतों के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज, फिल्दी लिंगो यूज करते हैं तो उसकी डिग्निटी इज्जत नफ्स को जो है वो ट्रबल क्रिएट करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। स्टेट ने इंश्योर करना है कि सारे लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो सबसे पहले है, इसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। अगर आप इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मामला नहीं होगा। आर्टिकल 3 ने क्या, आर्टिकल 3 जो है और 4 जो है ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना चाहिए। According to Article 3 lays down the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and gradual fulfillment of fundamental principle from each according to his ability or and according to his work। हर बंदे को, अब मैं ये नहीं कह सकता कि स्टेट पीएम को भी एयर कंडीशनर लगा कर दे, लेकिन उसको बैठने के लिए एक वर्किंग एरिया देना चाहिए। ये उसकी डिग्निटी के मुताबिक काम है। एक मुस्लिम को नॉन मुस्लिम का काम करने वाला नहीं कह सकते। एक नॉन मुस्लिम में और मुस्लिम में आप फर्क नहीं कर सकते। आपके इलाके में भी नॉन मुस्लिम रहते हैं और साथ वाले घरों में मुस्लिम भी रहते हैं। यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है जिस तरह इंडिया में कि ये एरिया मुसलमानों का है और ये एरिया नॉन मुस्लिम का। इस तरह बाइफर्केशन नहीं है। तो इंसान की इज्जत नफ्स की तरफ सबसे पहले तवज्जो हमें देनी है, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है वो उसकी तरफ सबसे बुनियादी तवज्जो देता है। अब जब आर्टिकल 3 को हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पढ़ना भी चाहिए, आपको सारा देखना भी चाहिए, इसके ऊपर बात भी आपको करनी चाहिए। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे नहीं तो आपको इसकी तरफ कैसे पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि
इसमें लिखा हुआ है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में कि अगर कोई बंदा मोटर व्हीकल कानून जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा के पास पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है तो वो उसकी डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करेगा और उसका लाइसेंस इंश्योर करेगा। और पहले उसको 15 दिन का टाइम दिया होता है कि वो किसी करीबी पुलिस स्टेशन में ये डॉक्यूमेंट शो करके तो अपनी वो जो वायलेशन है उसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर चलान करते हैं मौके के ऊपर ही, तो वो चलान की रसीद अगर आप देखें तो वो ये नहीं लिखते कि जनाब उसने ये किया ये किया ये किया। उस पर दफात है कि जनाब इसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, इसका ये है। उनको चूंकि हम चालान जब हो जाता है तो हम थोड़ा सा या हाइपर हो जाते हैं या फिर हमें हमें अपने राइट्स का नहीं पता। और चूंकि पुलिस लॉ ये पर बड़ा गंदा है तो अब अगर हम पुलिस लॉ की तरफ देखते हैं तो पुलिस लॉ जो है वो क्या करता है, वो भाई जी इस बात की तरफ इस मामले को यकीनी नहीं बनाता कि स्टेट के इस सारे मामले को इंश्योर किया जा सके। तो आर्टिकल 3 आपको पढ़ना चाहिए कि हर शख्स को बुनियादी हकूक हासिल हैं किस तरह के उसकी काबिलियत और उसके काम के मुताबिक, इसी के ऊपर अमल दरामद करना होगा। आर्टिकल 39 सिक्योर दैट द वेलबींग ऑफ पर्सन। वेलबींग ऑफ पर्सन क्या चीज है? ये वेलबींग ऑफ द पर्सन क्या चीज है? वेलबींग से मुराद है उसकी बहबूद, उसका जो सारा मामला है उस सारे मामले को उसकी वेलबींग में हम इंश्योर करते हैं। अब वो इंश्योर हम कैसे करते हैं उसी की तरफ थोड़ी सी बात करने पहले। सिक्योर द वेलबींग ऑफ ए पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। एक अगर औरत है तो औरत को भी देखना राइट्स क्या मिले हुए हैं, बंदे को भी वही राइट्स हैं। आप ओपन सीट कंपटीशन पे लेक्चरर के लिए भर्ती होने जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ ओपन एक 500 सीटें। तो ओपन में ये नहीं है कि भाई सिर्फ बंदे सिलेक्ट होंगे, सिर्फ राई सिलेक्ट होंगे, सिर्फ जाटी सिलेक्ट होंगे, ना कोई सेक्स, ना कोई कास्ट, ना कोई कबीला, ना कोई काला चट्टा रेस। by raising their standard of living, preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of general interest, and by ensuring equitable adjustment for the human rights between employer and employees and the landlord and the tenants। बात कानून ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हर बंदे को बुनियादी हकूक हासिल हैं और हुकूमत को ये हकूक उसे देने चाहिए इस जो उसकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके मुताबिक, और उसके बाद जो उसकी अहलियत है। और हर तबके को आपको साथ लेकर चलना, हर तबके को आपको साथ मिला के चलना। मैं कहता हूँ जी लैंड क्रूजर की कीमत कम कर दी जाए तो ये तो कम्युनिटी शराफिया होगी। अगर मैं कहता हूँ पेट्रोल की कीमत कम की जाए या गैस की, तो ये सबके लिए। अगर मैं कहता हूँ जनाब ये लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर जो है ये कम किया जाए, किराया कम किया जाए, सबके लिए। मैं कहता हूँ मिल्क प्राइसेस या फूड प्राइसेस जो है वो कम की जाए, सबके लिए। मैं कहता हूँ जनाब ये लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगा दें, तो ये सिर्फ एक खास तबके के को हिट किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि फूड की प्राइसेस को इंक्रीज कर दें, तो ये खास तबके को नहीं पूरी पब्लिक को इसकी ज़्यादा में आने वाली है। तो इक्विटेबल राइट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के हैं, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के हैं, या स्टेट और सिटीजन के हैं। तो सबको प्रोटेक्शन दी गई है, ऑल आर प्रोटेक्टेड, सब प्रोटेक्टेड है। अब प्रोटेक्टेड कैसे हैं? प्रोटेक्टेड ऐसे हैं, सिक्योर दैट द वेल बीइंग ऑफ, सारी मामले को हम डिस्कस करके फिर आगे आते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोई शख्स किसी दूसरे बंदे की आज़ादी में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर एक बंदा रात को बैठा हुआ अपनी छत पे कोई म्यूजिक सुन रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई और काम कर रहा है तो उसको आज़ादी है। लेकिन एक बात यहाँ पर इंडिया जो मैं आपके सामने कन्वेंशन लाऊंगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वह लिखा होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत वो कहते हैं लिबर्टी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ शुरू होती है। तो इसमें बड़ा एक सेंटेंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सब लोग सुने तवज्जो करें। वहाँ लिखा हुआ है कि योर लिबर्टी एंड्स फ्रॉम वेयर माई नोज स्टार्ट। आप हाथों को फैलाकर घूम रहे हैं, दोनों बाजू आपने ऊपर किए हुए हैं और चौड़े किए हुए हैं, और उसके बाद
स्ट्रेटन करके आप घूम रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब आप अपने आप को सर्कल में घुमा रहे हैं, तो उस चीज़ का यकीनी बनाएं कि दूसरे शख्स की नाक आपकी उंगली से टच ना हो, आपके हाथ से टच ना हो। तो अगर ये चीज़ है कि आपकी लिबर्टी वहां तक है जहां तक दूसरे बंदे की नाक स्टार्ट होती है। आप किसी शख्स को उसकी आज़ादी से और ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे इंसानों को मार देते हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब के बारे में था कि वो कहते हैं जी कि मैंने पहला कत्ल मेरे आदमियों ने, वट एवर दैट वाज, लेकिन पीपल नरेट के वो पहला कत्ल भी उन्होंने किया, फिर उसके बाद आगे कबायली सरदारों की रवायत है। तो किसी शख्स को ये हक नहीं है कि जनाब वो दूसरे शख्स को डिप्राइव करे, इससे महरूम करे। तो इसमें अब हमारी इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। आगे है, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। चैप्टर 2 में वो फंडामेंटल राइट किया है दी, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ अभी, और वो फिर आप भी देखते हैं। अब वो आर्टिकल जो 20 है उसके तहत क्या फंडामेंटल राइट है, दी प्रोविजंस ऑफ। अच्छा, एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी चाहिए कि जब आपने आर्टिकल पढ़ने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फंडामेंटल राइट के जितने हैं वो इकट्ठे मिला के पढ़े जाएंगे, इकट्ठे मिलाकर पढ़े जाएंगे, अलग अलग नहीं पढ़े जाएंगे। The provisions of Article 9 of Constitutional Declaration that no person is to take life and liberty of another person except under law authorizing to do so. अब अगर एक बंदे को मौत की सजा हुई हुई है, वो कहे जी मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मुझे तो भाई जी आप फांसी नहीं दे सकते, मेरी तो आप जिंदगी नहीं छीन सकते, तो आज जल्लाद को कहते मैं तेरे खिलाफ तो ये करूंगा वो करूंगा। तो ऐसा नहीं है, लीवर खींचने वाले को कानून ने ताकत दी है कि वो इस मर्डरर को, इस किलर को हैंग करे, कानून ने। तो ये सारी चीजें, इसी तरह अगर किसी बंदे को जेल में बंद किया जाता है, तो वो जेल में बंदा कहे जी नहीं नहीं उसी तो मैंने बंद नहीं कर सकते, आई हैव ह्यूमन राइट्स ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ, तो मुझे नहीं बंद कर सकते आप। तो उसमें कानून ये कहता है कि आप किसी भी बंदे को बंद कर सकते हैं, आप किसी भी बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है जी, ये आपने कैसे तय करना है कि फलां बंदे को हक से महरूम किया गया। द पर्सन हुज लाइफ इज थ्रेटेंड इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू require a person seeking to deprive him of rights of to move freely to show the legal authority under he is purporting to act। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब आप किसी शख्स की जिंदगी को कोई धचका है या कोई खतरा है, तो वो कोर्ट से रजू करता है इस कानून के तहत, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कुछ जोड़े घर से दौड़ की शादी कर लेते हैं, बाद में लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप दे ट्राई टू किल देम, तो उसके बाद वो जनाब क्या सूरत बनती है, सूरत ये बनती है जी कि उसको वो कोर्ट में पेश करता है। तो कोर्ट में वो जोड़ा जो जब पेश होता है, तो उससे कोर्ट कहता है जी, कोर्ट कहता है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लाइफ मियाँ बीवी के तौर पे जिंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए। तो क्योंकि पुलिस इसमें प्रोटेक्ट करे, तो पुलिस की प्रोटेक्शन उनको दी जाती है। बाद में घर वाले खिलाफ हो जाते हैं, वट एवर की सिचुएशन इज, तो फिर पुलिस उसको स्टे जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्टेट के सिटीजन के तौर पर। तो इस कानून के तहत वो दे सीख करती है। The High Court held that no authority can be deprived of। अच्छा, अब इसमें सूबे में हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट ही है, और वफाक में हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो जिसको हम कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सूबे में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप हाई कोर्ट को रुजू करते हैं, तो हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर वो फिर अपनी सारी के सारे मामला जस्टिफाई करती है। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले बंदा उठा लेते हैं, और उसके बाद उसकी उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करते, उसको गिरफ्तारी शो नहीं करते, तो फिर उसके घर वाले जो है वो हाई कोर्ट, और अब ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से डिस्ट्रिक्ट में ये राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। द हाई कोर्ट held that no authority can deprive a person, whether citizen or not, of his liberty in violation of law, and the deprive of liberty of the petitioner that has been declared without lawful authority and of legal effect because it was not in accordance with the law। इसमें मियाँ
शहबाज शरीफ साहब वाला रिसेंटली केस है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी कि उसने कहा जी मेरे पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, तो अब मुझे मेरी शख्सी आज़ादी जो है वो दाव पे लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना लगा हुआ है बहुत सारे मरीजों को और मैं कैंसर का मरीज हूँ, तो उस वजह से मुझे वहाँ से अपना रिलीफ दें। तो कोर्ट ने 17 जून तक फिर उनको रिलीफ दिया। अच्छा जी, इसके बाद आता है स्कोप है, इसमें ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाई जाएंगी। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, कैसे कैसे वो मूव करेंगी, क्या उसका सारा मामला है, कैसे हम उस सारे को डील करेंगे, ये अब हम देख लेंगे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है, लेक्चर के लिए तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने इसको जनाब डाउनलोड करना वहाँ से, कुछ ही देर बाद ये सारी की सारी आपको अवेलेबल होगी वहाँ मेरे चैनल से, तो वहाँ से आप जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। सुनेंगे 2-3 दफ़ा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ का, इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, राइट्स टू लाइफ डज नॉट मीन restricted to merely vegetative life only or animal existence। अब इसमें जो है ना जी, ये सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल सर्वाइवल का हक है, ये इंसानों जानवरों को, उसके बाद जनाब जो इनसे मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको भी दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया हुआ है कि आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, दरख्तों को ना काटें, फसलों को आग ना लगाएं, जानवरों को किल ना करें, भेड़ बकरियों को ना मारें, कत्ल ना करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर क्लियर की गई हैं। इसी तरह जब एक इंसान है, उसकी वेजिटेटिव लाइफ है या एनिमल जो भी वट एवर जो जिस तरह की वो लाइफ गुजारता है, या उसको जो वेजिटेशन के लिए या जो भी मामला हैं, या जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए, या उसे कपड़े चाहिए, या उसे घर चाहिए, या उसे शेल्टर चाहिए, या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो सारी सारी इसी ज़िम्मे में आती हैं। तो स्कोप ऑफ लाइफ include right to live with human dignity, and that all goes with the namely the facilities for reading, writing, expressing its diverse form, freely moving about, mingling with the and combining with the fellows human beings। ये अपने इंसानों से मिलना, कई लोगों को कैद तनाही कर देते हैं, कई लोगों को किताबें नहीं देते, जैसा कि मुर्सी जो था उस सदर उनके मिस्र के, तो उनको रास्ते में जब उनकी मौत वाकई, तो उन्होंने कहा मुझे कुरान पाक नहीं, तो उनको कुरान पाक नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में है कि आप वो बुक्स जो चाहे, जो लिखना चाहे, वो सारा कुछ उसको दिया जाए। ये सारा कुछ इन्हीं मामला के तहत डील हम करेंगे। Supreme Court of Pakistan in Shaila Zia case versus Wavda 1994 held that environment pollution caused by electromagnetic, ये 1995 का 94-95 का केस है। इसमें शैला ने एक रेड पिटीशन दायर की कि ये जो वापडा वाले हैं, इन्होंने यहाँ को बिजली घर वगैरह लगाया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए हैं सारी ट्रबल क्रिएटिंग। आपने देखा जिन इलाकों में ये टावर लगे होते हैं उसके नीचे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम बनती है। तो इंसान की ज़िंदगी के लिए जब वो प्रॉब्लम बनती हैं, तो फिर अब इस सारे मामले को हम कैसे देखें? इस सारे मामले को फिर हम ऐसे देखते हैं कि भाई इसकी क्या सूरत हाल है। इस सारे मामले को हम इस तरह देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के तहत आप वापडा की जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है, वो ऊपर से 1,44,000 के भी जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, वो फिर ह्यूमन राइट्स के लिए प्रॉब्लम बनती है। वहाँ जिंदगी नहीं हो सकती, वहाँ मौत ही मौत है। तो जो लोग इसके नीचे रहते हैं उनको पता है कि उसके नीचे रेडिएशन प्रॉब्लम करते हैं। इसके ऊपर भी कोर्ट ने फैसला दिया है कोई ऐसा काम ना करें जो ह्यूमन राइट्स के लिए प्रॉब्लम है। आर्टिकल 9 में ये सारी डिटेल मौजूद है, जिनको आपने पढ़ना है। रेलिवेंट केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के आपको जो मैंने मटेरियल दिया वो उसमें मौजूद हैं, आप उससे देखें और पढ़ें। स्टे होम, स्टे सेफ। चूँकि टाइम हमारा 40 मिनट्स का ही है,
तो इसलिए 1 आध मिनट में ये मुकम्मल हो जाएगा। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इसको डाउनलोड करें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से नई वीडियोस फौरी आपको मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह सब लोगों का हामी नासर हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।